आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और उसके बाद फिर हम भारत में आम चुनाव तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। दोस्तों, नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 1921 में इनका चयन इंडियन सिविल सर्विसेज में हो गया था, लेकिन इन्होंने अपना त्यागपत्र देकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। इनके राजनीतिक गुरु के रूप में हम चित्तरंजन दास जी को देखते हैं। बोस जी ने 1923 में सीआर दास जी के द्वारा गठित स्वराज पार्टी का समर्थन किया और 1928 में बनी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा हम देखें तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था ना, बोस जी ने इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग का कठोर विरोध किया। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। 1930 में बोस जी कलकत्ता के महापौर बने थे और इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों, दरअसल देखा जाए ना, तो जो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर 1939 में जब वे फिर से दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हुए ना, तब कांग्रेस के काफ़ी सारे बड़े नेताओं ने उनका विरोध किया। और क्या बोलते हैं कि मतलब उसके विरोध के बाद भी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इलेक्शन में खड़े तो हुए, लेकिन इनके अगेंस्ट में ना गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जी को इलेक्शन में खड़ा कराया। और जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो 1580 मतों में से 1377 मतों के साथ जीत गए। लेकिन इनके जैसे ही अध्यक्ष मतलब ये जिन जीते अध्यक्ष के पद पर इनका चुनाव हुआ, वैसे ही कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद में से ना 15 में से 13 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण वैचारिक मतभेद हो जाने से सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उन्होंने भी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपना अगला अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। तब जब कांग्रेस से मतलब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, तब फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वहीं हम देखें तो 1939 में ना जो ब्रिटिश मतलब सरकार थी उसका जर्मनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। वहाँ भारतीयों से बिना पूछे ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी रत राष्ट्र में के रूप में मतलब घोषित कर दिया और ये कहें कि भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया, जिसका जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने मतलब जोरदार विरोध किया। और बोस जी ने मतलब इसका विरोध किया, इसलिए उनको 1939 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। फिर 1941 में वे मौका पाकर चुपके से मतलब अपने घर से भाग गए और भागकर वो जर्मनी चले गए। जर्मनी में वहाँ हिटलर से मिले, उन्हें जर्मनी में ही नेताजी की उपाधि मिली। जर्मनी में उन्होंने मुक्ति सेना की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय ड्रेसडन में था। जब सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी में थे तब उनका एक एमेली नाम की महिला के साथ विवाह हुआ था, जहाँ मतलब और उनसे एक उनकी पुत्री का भी जन्म हुआ, जिनका नाम अनिता बोस था। जुलाई 1943 को पनडुब्बी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर पहुंचे थे। यहाँ इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। बोस जी जब सिंगापुर पहुंचे तब वहाँ आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका था। और 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। बोस जब यहाँ पहुंचे तब उन्हें आजाद हिंद फौज के नेतृत्व करने के लिए कहा गया। 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज रख दिया। दोस्तों, उसके बाद हम देखें तो इसमें ना मतलब मुख्यतः 3 रेजिमेंट थे, मतलब 3 गोरिल्ला रेजिमेंट थे, जिनमें से एक का नाम था गांधी रेजिमेंट, दूसरे का नाम था आजाद रेजिमेंट और तीसरे का नाम था नेहरू रेजिमेंट। इसके अलावा आजाद हिंद फौज में महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था, जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट कहा जाता था। 1943 में बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन भी किया, जिसके प्रधानमंत्री वे स्वयं बने थे। और आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सीमा की ओर कुछ ही तैयारी के तौर पर नेताजी ने जो है अपना मुख्यालय सिंगापुर से मतलब भारत के नजदीक लाने के लिए रंगून में मतलब म्यांमार में हस्तांतरित कर लिया था।
भारत पर आक्रमण करने के अभियान को ऑपरेशन यू का नाम दिया गया। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी के नाम पर एक अपील की और कहा, भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। यह सशस्त्र संघर्ष आखिरी अंग्रेज को भी भारत से निकाल फेंकने और दिल्ली के वायसराय भवन पर तिरंगा फहराने तक चलता रहेगा। हे राष्ट्रपिता, गांधी जी से कह रहे हैं वो, हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यहीं पर बोस जी ने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने यहीं पर दिया था। 1944 की इम्फाल युद्ध में फिर ब्रिटिश सेना की जीत हुई और वहां आजाद हिंद फौज की सेना को हार का सामना करना पड़ा और यहीं उन्होंने अपना समर्पण भी किया। आत्मसमर्पण करने के बाद हम देखते हैं आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाना। दोस्तों, नवंबर 1945 में बोस जी के आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें से कर्नल शहनवाज, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल शामिल थे। इन सैनिकों पर सरकार ने मुकदमा इसलिए चलाया था क्योंकि ये तीनों जो अफसर थे ना, वे भारतीय सेना को छोड़कर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और इन तीनों अफसरों को उस समय पकड़ा गया था जब ब्रिटिश सेना जापानियों को बर्मा से भगा रही थी। और देखें हम तो 14 अगस्त 1900 मतलब 45 को ना जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद ब्रिटिश सेना के हाथों मतलब ये तीनों सैनिक जो है मतलब तीनों जो अधिकारी हैं वे पकड़े गए थे। तो फिर इनकी रक्षा के लिए भूलाभाई देसाई के अध्यक्षता में वकीलों का एक दल का गठन किया, जिसमें से हम देखें तो तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू आदि जो थे मतलब प्रमुख रूप से उनका उस दल का नेतृत्व कर रहे थे। भूलाभाई देसाई की उच्च कोटि की बहस के बाद भी तीनों को ब्रिटिश सरकार ने मृत्युदंड दे दिया, जिसका भारतीयों ने जबरदस्त विरोध किया और नारे लगाए, जिसमें कहा, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद के फौज को छोड़ दो। तब वायसराय जो वेबल थे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया था। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं विवल योजना 1945 और शिमला सम्मेलन के बारे में। 1945 में लिद्गो की जगह वेबल वायसराय बनकर आए। 4 जून 1945 को वेबल ने एक योजना बनाई जिसके कुछ प्रावधान थे, जिसमें से पहला हम देखते हैं कि केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी अधिकारी जो है भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग जो है वो वायसराय के अधीन होगा, ऐसा कहा गया था। उसके बाद हम इसके दूसरे प्रावधान के बारे में अगर बातें करें तो उसमें कहा गया था, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना किसी मतलब कारण के निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरा प्रावधान हम देखें तो उसमें था, कार्यकारिणी जो परिषद था उसमें मुसलमानों की संख्या हिंदू सवर्ण की संख्या के क्या कहना चाहिए बराबर होगा, ऐसा कहा गया था। और जब हम इसके चौथे प्रावधान को देखते हैं तब हम पाते हैं कि इसमें सभी राजनीतिक दलों की एक सम्मति मतलब एक सम्मिलित बैठक बुलाई जाएगी, ताकि जो कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मति सूची तैयार की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि शिमला सम्मेलन 1945 का आयोजन किया गया था। दरअसल जो विवल प्रस्ताव था ना, उस पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबर का दर्जा भी दिया गया था। दोस्तों, इस सम्मेलन में ना जिन्ना जी की मांग थी कि वायसराय के परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग से आए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वे मानते थे कि मुस्लिम लीग ही एकमात्र मतलब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है। जिन्ना जी की इसी मांग के कारण शिमला सम्मेलन पूरी तरह से असफल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं भारत में आम चुनाव 1945 के बारे में। दोस्तों, ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट इटली जो है वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में मतलब पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव नियुक्त किया और इटली ने अपने प्रथम कार्यवाही के तहत भारत में आम चुनाव का आयोजन करवाया, जो कि दिसंबर 1945 में इसका परिणाम आया, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों में से 57 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली और प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को बंगाल, सिंध और पंजाब के अलावा बाकी के सभी राज्यों में मतलब स्थानों पर सफलता मिली। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए आरक्षित 20 सीटों में से उनको पूरे 20 में मतलब मुस्लिम लीग को विजय मिली। वहीं मुस्लिमों को प्रांत में केवल देखें तो पंजाब और सिंध में ही बहुमत की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक बस रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे क्लास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।